अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। ये है मेरा K21, ये मेरा नीचे हमारा जो K21 है, कराची की आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके साथ ये मेरी तस्वीर और वीकेंड शाइन। तो इस कप के अंदर जब मैं चाय पीती हूँ मुझे बड़ा अच्छा सा एक फ़ील होता है और मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि हमारा चैनल K21 न्यूज़, कराची का चैनल, कराची की आवाज़, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सुबह मॉर्निंग शो, तो मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस इदारे में हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। ये कहने का मकसद ये है कि आप लोग जहाँ जहाँ जिस जगह भी, जिस मुकाम पे भी, जिस स्टेज पे भी हैं, या किसी भी उस पे सतह पे अगर आप कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, तो एक चीज़ ज़रूर अपने जहन में रखें कि अपने काम को हमेशा सबसे पहले अहमियत काम को दें। उसके बाद जिस भी इदारे में हैं, जिस भी कंपनी में, जहाँ भी XYZ कहीं भी हैं, उस जगह का एक तो जो है वो क्या कहते हैं, एक अपनायत, एक मोहब्बत, एक रिस्पेक्ट, और एक जिस तरह से मैंने कहा मैं प्राउड फील करती हूँ, इस तरह से होना चाहिए। क्योंकि जब आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, आप जब उन लोगों के साथ मुखलिस होते हैं, तो आप यकीन करें कि तरक्की जो है वो आपके कदम चूमती है। ये मेरी लाइफ का एक मतलब, मैंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस की है, और मैं इस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये बात कर रही हूँ कि आप जहाँ भी हों, जिस फील्ड में भी हो, जिस इदारे में भी हों, अगर आप उस इदारे के साथ मुखलिस हैं, आप कहीं भी जाते हैं और उस इदारे के लिए अच्छी बात करते हैं और अच्छी बात सुनते हैं, तो आप यकीन करें आप तरक्की जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी। ये मेरी लाइफ की एक ऐसी हकीकत है जिसे मैं मानती हूँ और इसमें सच्चाई भी है। तो मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मैं K21 में हूँ, क्योंकि ये हमारे कराची का चैनल है, मेरी रिहाइश कराची में है, तो कराची वालों के लिए K21 से बेस्ट क्या हो सकता है। अच्छा जी, उसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि 9 से 11 यानी कि लाइव है हम, आप हमें लाइव देख सकते हैं। लाइव देखने के लिए जो है आपकी टीवी स्क्रीन जो है उसके सामने आपको बैठना पड़ेगा, एक चाय का कप लेना पड़ेगा, हमारा शो देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप हमें कॉल करें तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अच्छा जी, आज इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हम उनको अपने शो पे वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। आज हम एजुकेशन पे भी बात करेंगे, रियल एस्टेट पे भी बात करेंगे, और सबसे जो मेन एक चीज़ है जो अक्सर हम, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो बहुत एक्टिव है, कुछ भी होता है ना, पहले बड़ी मुश्किल होती थी, कोई न्यूज़ या XYZ कुछ भी होता था तो इस तरह से चैनल्स पे आता था और हमें तब पता चलता था। अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि कुछ भी होता है और वो सामने आ जाता है। जिस तरह से जाली अद्वियात पे अक्सर आप देखते हैं वीडियोज़ बनी हुई, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बड़ी हकीकत होती है, वो हमारे सामने आती है। तो आज हमारा टॉपिक वो भी है। तो ये आज के हमारे पहले सेगमेंट के टॉपिक हैं। हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रोशन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने जो स्टार्ट लिया बहुत अच्छा लिया माशाल्लाह। थैंक यू। और जो आज जो टॉपिक है हमारा वो इंसानियत से भी है, और दूसरा ये कि जो एजुकेशन है वो हमें जो माँ के घर से मिलती है, माँ की गोद से मिलती है, हमारे अपने घर से हमको एजुकेशन हासिल होती है। तो एजुकेशन का जो बेसिक जो इसका मकसद है ना, वो ये कि देखें, आपको आपके वालिदैन सबसे पहले तरबियत देते हैं कि आप सुबह उठें, सबसे पहले सबको सलाम करें। सर, स- मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी, फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि हम अब एजुकेशन, हम लोग जो समझते हैं कि शायद वो एजुकेशन कुछ और है, पर जो आप अब बात कर रहे हैं, अब मेन चीज़ आप जो कह रहे हैं, मैं देखने वालों को एक कहना चाहूँगी कि इसको ज़रूर आप सुने, कि इन्होंने जो बहुत अच्छी बात की कि एजुकेशन हम किसी और उस पर जाके सोचते हैं, पर एजुकेशन है क्या, और वो स्टार्ट कब होती है, और वो किन छोटी छोटी चीज़ों से, यानी कि वो बेस होती है और वो बेसिक होती है, वो अब आप सुने जी। बहुत शुक्रिया। यानी आपने जो इनको आवाम को बताने की कोशिश की है, मैं उसकी तर्जुमानी करना चाहता हूँ कि ये जो एजुकेशन है ना, हम एजुकेशन को किसी और लेवल पे सोचते हैं कि एजुकेशन वो है कि हमने जाके स्कूल में, कॉलेज में जी। और यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम हासिल कर ली। वो वो भी है अपनी जगह पर, मगर उसकी बेसिक एजुकेशन जो है ना वो घर से होती है। जी। घर से ये कि अगर आपको आपके वालिदैन कहते हैं कि भाई आप बच्चों को समझाएं कि सबसे पहले जैसे ही आपकी आँख खुले सुबह उठें तो सबसे पहले नमाज पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, ये पहला सबक है। दूसरी बात ये है कि उसके बाद आपके सामने कोई भी आए
तो आपने उनको सलाम पेश करना है। बिल्कुल। सलाम पेश करना इतना बड़ा काम है जो लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि सलाम है क्या। अस्सलाम वालेकुम कहना ये है कि आप अल्लाह की आप पे सलामती सलाम। हो। यकीन माने सामने वाला आपको वालेकुम अस्सलाम कहता है तो आपकी भी सलामती हो जाती है। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। और उसके बाद जो हमने दुनिया में देखा है कि लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। वो जान के दुश्मन तो चलो बन गए, वो क्यों बने? यही कि अना का मसला बना लिया हमने। जी। हर चीज़ में हमने अना का मसला बना लिया कि भाई हमारी अना आएगी कि इसने हमें सलाम नहीं किया, इसने देखा, इसने मुझसे पूछा नहीं, इसने मुझसे बात नहीं की, छोटी छोटी सी बातें। मगर इन चीज़ों का एंड ये होता है कि वो पूरे पूरे ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और ये सलाम मैंने अपनी ज़िंदगी में, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी मेरी अपने मुशाहिदे में आई हुई है। मैंने बड़े बड़े दुश्मनों को मैंने बड़े रहम दिल, नरम दिल होते हुए देखा है। मैंने सलाम किया, उसका गुस्सा आधा हो गया। अच्छा, 2-4 मरतबा की मुलाकात के बाद वो भूल गया कि कोई मसला भी था। तो ये अल्लाह ताला ने अगर देखा, एक कुरान शरीफ में अगर हमें दर्ज दिया है किसी चीज़ों का, अगर हम उस पर अमल करेंगे तो हम यकीन माने बड़े फ़ायदे में हैं, बहुत फ़ायदे में। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं होगी, कोई हमारा दुश्मन नहीं होगा, हम किसी को दुश्मन नहीं होंगे, हमारे मामला बहुत अच्छे चले जाएंगे। ये तो पहला सबक है सलाम करने का, कि उससे तो आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे। अब इससे हम आगे निकलते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं कि चले अब ये तो हो गया है तो सलाम का टॉपिक। अब उसके बाद हम जाते हैं कि बच्चे अगर बड़े होते हैं, 1 साल 2 साल के होते हैं, तो हमें फिक्र लग जाती है कि हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। अब बच्चे जो है वो तो अभी बच्चे हैं, उनको तो अभी माँ की गोद की ज़रूरत है, उसको तो माँ की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली माँ क्या करती है कि माँ अपनी जान छुड़ाने के लिए, मैं सारी माओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चंद माओं की जो जो नहीं नहीं, करती है आप उनकी कर बात कर सकते रहा हैं हूँ। सारी माओं को। मैं बड़े इस दावे से कह रही हूँ कि कोई 1% माँ ऐसी शायद 1% होगी इस दौर में, वरना अब वाकई माएँ जान छुड़वाती हैं, क्योंकि आपके हाथ में, बच्चों के हाथ में मोबाइल दिए जाते हैं। अगर माँ उस तरह से केयर करे जिस तरह से एक बच्चा जो है वो परवान चढ़ रहा है, जिस तरह से उसको माँ का टाइम चाहिए होता है, वो सारी चीजें सीख रहा होता है, उस टाइम उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। तो मतलब इस चीज से पता चलता है कि अब ये इस दौर की माँ है, ये उस दौर की माँ नहीं है जो रातों को जागती थी, सही बात है। जो सारी चीजें करती थी, ये इस दौर की माँ है। तो ये जो माओ को सब, मैंने कहा ना कि सबसे पहले अगर हम मुआशरे की बात करते हैं तो मुआशरा तो हमारे घर से शुरू होता है। जी। हमने अपने घर में अपने बच्चों से शुरू करना है। ये बच्चे हमारे मुल्क का असासा हैं। ये बच्चों को हम अच्छी तालीम तरबियत देंगे तो यकीन माने हमारा मुल्क में बच्चों की अच्छी परवरिश होगी, अच्छी नॉलेज होगी, तो ये बच्चे जो है ना किसी से पीछे नहीं होंगे, और यही बच्चे जो है हमारे मुल्क को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल ऐसा। मगर उसकी पहली सीढ़ी जो है हमारी माँ है। अब माएँ जो है ना जान छुड़ाने के लिए कि उनको नींद आ रही है, उनको जॉब पे जाना है, उन्होंने मासी रख ली, मासी को पैसे दे दिए, मासी जो स्कूल लेके जा रही है, ड्राइवर आया बच्चे को लेके जा रहा है। भाई आप मैं तो समझता हूँ सबसे खूबसूरत रिश्ता तो औलाद का है। औलाद को आपने बिल्कुल किसी और के हवाले कर दिया। अब वो बच्चा जो आपकी कायनात है उसको आप दूसरों के हवाले करते हैं। फिर कभी कभार तो उसके मुकाबले में बहुत सी चीज़ें सुनने में भी आती हैं कि बच्चों के साथ ये हो गया वो हो गया। तो निगलिजेंसी तो आपकी अपनी तरफ से, तो आपको तो वहीं पे बेसिकली वहीं पे आपको एहतियात करनी है कि हम तो जैसे हमारे माँ बाप ने शुरू में, हम तो छोटे से थे तो हमारे माँ बाप की तवज्जो पूरी हम पे होती थी। हमें ये नहीं कहता था कि हमें बिल्कुल लोलो पोपो करके घर में नहीं बिठा के रखते थे। हम कुछ 5-6 साल के हुए तो हमें कह दिया कि जाओ जाके सौदा लेकर आओ, सब्जी लेकर आओ, गोश्त लेकर आओ, मछली लेकर आओ, राशन। उस वक्त तो राशन का दौर होता था, हम राशन की लाइन में लग के सौदा वहाँ से राशन से राशन भी लेकर आते थे। अच्छा। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं। जी। ये आपको फौजी ट्रेनिंग कहलाती है। ये फौजी ट्रेनिंग होती है। अब क्या होता है कि अब हमारे यहाँ ये नहीं होता। अब हमने अपने बच्चों को जो है ना बिल्कुल घर में महदूद कर दिया। अब बच्चों को हिलने नहीं देते। बच्चे वहाँ से आते हैं, स्कूल जाते हैं, जो कि उनकी स्कूल जाने की उम्र नहीं है। वो जो जिस स्कूल में जा रहे हैं उनका भी मकसद उनको पता है, ऐसे ही लोग हमको चाहिए जो कि हमारे स्कूल को चलाएंगे, क्योंकि स्कूल में तालीम कोई नहीं देनी, उनको पैसे कमाने। अब वो एक इदारा जो है ना वो समझ लें उनका कारोबार बन गया। जी। फिर वो कहते हैं कि वो उनकी जो यूनिफॉर्म है वो भी हमारी एक जगह है, वहाँ से आप जाके ले लें। अच्छा, सिलेबस है वो भी जगह से ले लें। फिर उनको ट्रेनिंग कुछ नहीं हो रही। वो बच्चे को जो ट्रेनिंग बचपन से मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही। और वो जब बच्चा वहाँ जाता है तो वो देखता है कि मैं तो अपने माँ बाप से करीब हूँ ही नहीं, दूर हूँ, लोगों में बैठा उठा हूँ। अब वहाँ पे जैसे बच्चे आते हैं, जैसे लोग आते हैं, जिस मासी के साथ जा रही है, जिस ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, उनकी लैंग्वेज सुनता है, उनकी तरबियत उनको, तो वो माँ बाप की तरबियत से ज़्यादा उनको जो मासी और जो ड्राइवर होते हैं ना उनकी जो गुफ्तगू सुनता है उसका असर भी उसके ऊपर हो रहा होता है, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं के साथ वो टाइम गुजार रहा होता है। तो वहाँ से उसकी बेस ख़राब हो जाती है।
तो बेस तो हमको सही करनी है। हम अगर वो बेस को सही लेके चलेंगे तो बच्चा भी आगे चल के, सबसे पहले तो वही बेस तो है कि जो वही तो आपको जो आपको मेंटली जो ना स्ट्रांग जो होते हैं आप वहीं से होते हैं। आपके दिमाग में जो चीज़ फीड होती है वो उसी उम्र से होती है। एग्जैक्टली मैं इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री करूंगी कि वही टाइम होता है। मैं जब छोटी थी तो मेरे जो 2 भाई अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे भाइयों ने, जब मैं छोटी थी तो मुझे इस तरह से रखा उन भाइयों ने कि मैं एक लड़की नहीं, मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। वो मैंने ऐसा सीखा कि आज तक मुझे लगता है कि मैं एक लड़का हूँ और मैं बहुत बहादुर हूँ। इस चीज़ में बहुत हकीकत है कि उसी टाइम आप जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड हो रही होती हैं उसी तरह आपकी ग्रोथ होती है और उसी चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसी चीज़ को आप डिलीवर करते हैं। तो चीज़ यही है कि जिस तरह से मैंने अपनी लाइफ में बचपन में देखा कि मैं एक लड़का हूँ, मुझे लड़के की तरह बहादुर होना है और मुझे ऐसा होना है, मुझे ऐसा होना है, फिर आज मैं वैसी ही हूँ। ये चीज़ है जी। ये नहीं तो अब वो बच्चे जब स्ट्रांग होंगे तो बेसिकली ये बच्चे आपके तो बच्चे हैं मगर हमारे इस मुल्क का भी असासा है। जी बिल्कुल यही बच्चे बड़े होके जो है बड़े बड़े ओहदों पे फायद होते हैं, बड़े इस मुल्क की खिदमत भी करते हैं। जी। अब इनमें देखें कुछ हमारे जो जैसे कराची शहर बड़ा शहर है, इस्लामाबाद का शहर बड़ा शहर है, और भी बड़े शहर हैं, लाहौर का शहर बहुत बड़ा शहर है, मगर जो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो माएँ जो कुर्बानी देती हैं वो देती हैं पंजाब के लोगों की ज़्यादा। पंजाब के लोग जो हैं वो अपने बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रांग करते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग करते हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग करते हैं। वो बच्चे बड़े होने के बाद उनका रुझान फौज में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो फौज में आप जाते हैं। 2 बार फौज कह चुके हैं और मैं आई लव पाकिस्तान आर्मी और मैं बड़ी वीकनेस है मेरी, मतलब मैं वीक हो जाती हूँ उनका नाम सुनते, मैं इतनी मोहब्बत है मुझे बचपन से। मुझसे ज्यादा वीक नहीं होंगी। मैं मुझे बचपन से एक मोहब्बत है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कज़न भी आर्मी में थे, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं और इस तरह का है, तो एक बड़ी मोहब्बत है। तो इसलिए मुझे बड़ी एक खुशी, एक चेहरे पे सुकून, एक फख्र और बड़ा एक अच्छा सा एहसास, एक अलग सी फीलिंग्स आती है जब मैं अपने पाक आर्मी के बारे में सुनती हूँ। तो देखें आपने मुझे मोदी से हटा दिया, मगर मैं इस मौजू पे भी बात करूंगा क्योंकि देखें मेरी भी कमजोरी है फौज। हाँ इसलिए कि फौज जो है ना वो इदारा है, मैं मतलब कोई इस पे अपना पर्सनल कोई ना ले, मैं तो हम क्योंकि फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, तो और फौज वो इदारा है हमारा जो इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। बिल्कुल बेशक। और आज बिल्कुल मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में फौज ना हो, लोग बुरा भी बोलते हैं फौज को, मगर मुझे समझ में नहीं नहीं नहीं, आता क्यों बुरा आपका बोलते हैं। ख्याल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है मगर अल्हम्दुलिल्लाह। बुरा बोलना नहीं चाहिए नहीं क्योंकि नहीं, देखें आज अगर अपने देखें पड़ोसी जहां मुल्क, अच्छे लोग हैं वहां कुछ करप्ट लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और हम उसको इग्नोर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, फख्र महसूस करते हैं। आज हम अपने घरों में अगर सुकून की नींद सोते हैं तो सरहदों पे ये हमारे जो पाक आर्मी के जो जवान हैं ये मौजूद हैं, इस वजह से हम लोग अपने घरों में सुकून से सोते हैं। तो इसके लिए तो बड़ा फ़ख्र है हमें और इस वजह से हम बड़े सुकून में हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत स्ट्रांग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इस टॉपिक से हटते वरना आज हो जाएगा कि हम नहीं पाक हम आर्मी करेंगे, इस पे पे भी बात ही करेंगे, कर रहे हैं शो। हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। हाँ, देखिए जरूर ये जरूर। मेरी कमजोरी भी है, हाँ। मुझे मोहब्बत भी है और मुझे बड़ा दिली सुकून भी मिलता है इससे बात करने से। अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि ओके, देखिए नो मैं पड़ोसी मुल्क में जब देखता हूँ तो वहाँ मुसलमानों की भी तादाद बहुत है बहुत है। और उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। तो उनको देखते हुए अगर हम जो लोग बुरा कहते हैं हमारे मुल्क को या हमारे अफवाज को जो बुरा कहते हैं, वो पहले सिर्फ थोड़ी सी नज़र जो है ना पड़ोसी मुल्क में डाल लें, उनको अंदाजा हो जाएगा कि पड़ोसी मुल्क में क्या क्या हो रहा है। इतनी बल्कि ये तो वहाँ की हमारे पास बहुत सी खबरें आती ही नहीं है, अगर आप देख लें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने अभी ये जो मरी वाला सानिया हुआ था उसमें आपने हमारे जवानों को देखा है? उन्होंने आके मतलब फिर आप क्यों आंखें बंद हो जाती है, क्यों नहीं देखते कि इन हर ऐसे कुछ भी ऐसी कोई भी कंडीशन, कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारी पाक आर्मी सबसे पहले होती है। हमारी पाक आर्मी ने तो वो कारनामा अंजाम दिया है कि हमारा जो सबसे मुकद्दस जो जगह है वो मक्का मुकर्रमा है। हाँ। मक्का मुकर्रमा में अगर एक मरतबा जो भी मसला हुआ था तो उसको आके लोगों ने आज़ाद जो करवाया था हमारी पाक आर्मी ने करवाया था। और उसके अलावा पाक आर्मी की तो जो जो मिसालें दें तो कम है कि देखें उनकी कुर्बानियां तो ये हैं कि अगर हमारे यहाँ जलजला आता है, सैलाब आता है,
कोई डिजास्टर हो जाता है, किसी किस्म की भी कोई तकलीफ या मुश्किलात आती है ना, तो सबसे पहले हमारा पाक आर्मी का इदारा जो है सामने आके काम करता है, बिल्कुल। और उसकी वजह से हम लोग घर में सुकून से सोते हैं। हमें जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, हम लोग बात तो करते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ये छोटी मोटी चीज़ें बड़े शहरों में होती हैं, मगर वो जो आपकी जान की जो जान की हिफाजत, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारा इस्लामी मुल्क है, हम लोगों को जान की हिफाजत भी हमारी है, और बाकी थोड़े मोटे मसले होते हैं उनको भी इंशाल्लाह सही करने की ज़रूरत है, मगर वो ठीक। पाक आर्मी का काम नहीं है करने का, वो ठीक। हुकूमत का काम है। और माशाल्लाह हुकूमत भी अपना किरदार अदा कर रही है, और जो कमी है उससे हम दुआ करते हैं वो भी पूरी करें वो। बिल्कुल, अब हम दुआ ही कर सकते हैं, और क्योंकि अब जो सिचुएशन है, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ और सिंध के हकूक यहाँ, तो अब समझ नहीं आ रही सूबाई हुकूमत वहाँ चली गई है, वफाक यहाँ आ रहा है, ये आपस में इनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन हक किसको देगा, कौन किसको नहीं देगा। अवाम पिस की, अवाम को समझ ही नहीं आ रहा, हमारे हुक्मरान खुद कंफ्यूज है, तो हम क्या करेंगे। लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन में दैनी शाह। मैं आपकी तरफ आती हूँ, यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अच्छा, ये जो है आप किस कराची के कौन सा कोई स्पेसिफिक एरिया है जहाँ जिसको आप टारगेट करते हैं, या उसके अलावा भी मुख्तलिफ उसको? मैं सिर्फ वो DHA कराची में आज से 28-30 साल से हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा। और सिर्फ DHA में ही कोशिश होती है कि काम करें, अच्छा। क्योंकि DHA में एक हर चीज़ जो है ना ट्रांसपेरेंट है, तो वहाँ पर काम करने में आसानी ये है कि आपको मसले मसाइल नहीं आते, क्योंकि जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी नीट एंड क्लीन होती है जी। और उसमें कोई दावे नहीं कर सकता कि ये प्लाट मेरा है या उसका है, उसकी डबल फाइल नहीं बनती। अच्छा। इसलिए हम उस इलाके में काम करते हैं कि वहाँ ज़्यादा सुकून है। अगर कराची डिफेंस से बाहर निकलें तो वहाँ पर ये डबल फाइल का बड़ा चक्कर है कि एक एक फाइल की दो दो तीन तीन फाइलें बनी होती हैं। मतलब वो मुश्किल हो जाती है बहुत काम मुश्किल में। हो जाती है, उसको जज करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जो जाली फाइल होती है ना वो ओरिजिनल से ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, तो अच्छा। उसको पकड़ना भी मुश्किल है। तो इसलिए हमने सोच लिया कि माशाल्लाह बस सुकून से काम करें, DHA में काम करें, और अल्लाह पाक ने रिस्क तो हर जगह देना है, उधर भी देना है उधर भी देना है, उनको भी रिस्क दे रहा है, मगर वहाँ पर वो आपको पकड़ना बहुत मुश्किल है। आप इसी चक्कर में लग जाते हैं, कल को आपने परचेज भी कर ली किसी कोई चीज़, उसके बाद पता चला कि वो चीज़ जाली निकली, इतनी बड़ी अमाउंट फंस गई। अब आप कहाँ जाएंगे इंसाफ मांगने के लिए? इंसाफ भी तो चाहिए। हाँ। अब उसके बाद दोनों तीनों आदमी वो अपनी फाइलें लेके खड़े हो जाते हैं, जी। तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो अब इसीलिए हम लोग डिफेंस में काम करते हैं। डिफेंस में देखें, वो डिफेंस के अलावा मैं वैसे एक और भी अवेयरनेस लोगों को देना चाहता हूँ जी बिल्कुल। जो मेरे मुशाहिदे में आई है, क्योंकि मैं जब से काम कर रहा हूँ तो मैं भी शुरू में मुझे भी थोड़ी सी मुश्किलात का सामना हुआ था कि हम लोग बहुत इजी समझते हैं लेन देन करना या किसी को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देना। अब रेंट पे प्रॉपर्टी देना जो है ना वो इतना आसान नहीं है जितना हम आसान समझते हैं। बज़ाहिर तो लगता है कि भाई ये क्लाइंट आ गया, इसने आपको जो है ना पैसे दे दिए, 11 महीने का एडवांस रेंट दे दिया, 2-3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया, आपने उसको रेंट आउट कर दी प्रॉपर्टी। इतना आसान नहीं है। उनको देखें कि वो जो रेंट पे लेने वाली जो जो साहब हैं वो करते क्या हैं, कौन है, और उनका बिजनेस क्या है, वो उनके मकासद क्या हैं, वो जो ये लेने के लिए आए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, ये रहते कहाँ हैं, और ये क्यों ले रहे हैं ये प्रॉपर्टी, क्या ये अफोर्ड भी कर सकते हैं। लाख रुपए किराया, अगर सब मिसाल दे रहा हूँ कि लाख रुपए किराए की कोई प्रॉपर्टी है, तो क्या लाख रुपए दे सकते हैं ये? क्योंकि शुरू में ले लिया मगर लोगों को इसका नुकसान नहीं पता। आपने प्रॉपर्टी ले तो ली, किसी को किराए पे दे दिया, आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब वो प्रॉपर्टी की वैल्यू लेट से कि 1 लाख रुपए किराए की है, मगर आपको किराएदार नहीं मिल रहा, तो आपको किसी ने सोर्स लगाई कि भाई आप इनसे बात कर लें, आपने किराया जो है 75,000 कर दिया, 70,000 कर दिया, 60,000 कर दिया, आपने एग्रीमेंट साइन करके उनको दे दिया। आपने पूरी प्रॉपर्टी जो है ना वो उसके हवाले कर दी। अब वो 1 साल के बाद वो किराया देना बंद कर देता है, ठीक। इख्तलाफत शुरू हो जाते हैं। आप इख्तलाफत के बाद आप उसको प्यार मोहब्बत से हल करने की कोशिश करते हैं, मगर आप फंस चुके होते हैं।
आप उनसे बोलते हैं सर आप इसको प्रॉपर्टी खाली कर दें, आपका पैसे नहीं है। वो नहीं मैं दे दूंगा 1 महीने के बाद, अभी मेरी पेमेंट आ रही है, 2-3 महीने 6 महीने गुजर जाते हैं, पेमेंट नहीं दे रहा वो। अच्छा, आप सिवाय आपके पास और कोई रास्ता नहीं है कि आप प्यार मोहब्बत से उससे प्रॉपर्टी खाली करवाएं। अब क्योंकि बुनियादी चीज़ तो ये थी कि आपने पहले गलती कर दी कि उसको रेंट पे दे दिया, देखी तहकीकात नहीं की। अब फंस गए तो उसका हिकमत ये की कि आप प्यार मोहब्बत से खाली कराएं। अगर आपने ज़रा सी भी कोई होशियारी या कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वो कोर्ट में चला जाएगा। अब मुझे बताएं, कोर्ट में जाने के बाद वो किराया जो है वो 6 महीने 1 साल लग जाता है, इस प्रोसेस के अंदर किराया बंद कर दिया। अब आप तंग आके किसी वकील का सहारा लेते हैं, लोग आपको मशवरा देते हैं भाई आप कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट आपको खाली करा के देगी। बिल्कुल कोर्ट खाली करा के देती है, मगर कोर्ट का प्रोसीजर बहुत लंबा है। उसमें अच्छा आपके 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं। जी। वो डिपेंड करता है कि वो आपका वकील कैसा है, आपका केस किस नौइयत का है, और आपके वीक पॉइंट क्या है उसके अंदर, आपने क्या एग्रीमेंट साइन करके दिया, बहुत सी चीजें उसके अंदर हाँ आती बिल्कुल, बहुत सारी पेचीदगियां हैं। तो इसी के लिए मैं एक सवाल और करना चाहूंगी। जिस तरह से रियल एस्टेट का काम है, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो इसके लिए डिप्लोमे और सारी चीज़ें, आप एजुकेशन इसकी प्रॉपर एक लेके फिर उसके बाद आप इस बिजनेस में कदम रखते हैं। और पाकिस्तान एक ऐसी जगह है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, वो उन लोगों को भी जो अंगूठा छाप है, जिनको पता नहीं होता और वो आके रियल एस्टेट का काम करते हैं। हालांकि अगर आप दुनिया भर में देखें तो आपको इसके लिए प्रॉपर कोर्सेज करने पड़ते हैं। इसके लिए है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की है कि ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो कि एजुकेशन हमको चाहिए, चाहे वो रियल एस्टेट की हो, किसी भी शोबे में आपको एजुकेशन चाहिए। आज एजुकेशन पे हम जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये एजुकेशन नहीं है कि हमने किताबें पढ़ ली, स्कूल में जाकर हमने हमारी तालीम कंप्लीट हो गई। ये एजुकेशन है। आपने सब कुछ पढ़ने के बाद आपने फिर वही मतलब मादरत के साथ जहालत दिखा दी कि आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया, देखा ही नहीं आपने किसी को कि किस आपको दे रहे हैं, आपकी अपनी गलती की वजह से आप फंस गए। अब वही आदमी अपने खाली कराने के लिए अगर फर्ज करें कि उसने उससे 10 लाख रुपए रेंट ले लिया था, उसने यूज भी कर लिया। अब यकीन माने ऐसे भी नौबत आती है कि क्या 5-6 साल 10 साल के बाद फिर टेबल पे लोग बैठते हैं और बैठ के उनकी डिमांड आती है कि भाई आप हमें 5 लाख रुपए दे दें, 10 लाख दे दें, 20 लाख दे दें, हम खाली कर देंगे। अब प्रॉपर्टी तो 2-4-5 करोड़ रुपए की है। जी अब जी। वहाँ पे उनको फिर 10-20 लाख रुपए 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए। तो ये सिर्फ जो है ना हमारी एजुकेशन की कमी की वजह से है। एजुकेशन यही नहीं है कि वो स्कूलों में जाके आपने पढ़ लिया, उसके अलावा आपको और भी बहुत सी चीज़ों में, रियल एस्टेट तो एक मैंने आपको बता दिया कि ये भी एक बहुत बड़ी एजुकेशन है कि आप किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करें तो उसके मुतालिक पहले तसल्ली कर लें कौन है। और मैंने तो अब एक और तरीका इस्तेमाल किया है, किसी को रेंट आउट करता हूँ तो बहुत सोच समझ के करता हूँ। अब अगर किसी ने कोई चीज़ रेंट पे लेनी है तो मैं उनसे बोलता हूँ भाई आप एक काम करें, 1 लाख रुपए प्रॉपर्टी का रेंट है और मुझे पता है कि इसने कोई रेंट इसने प्रॉपर्टी पे कब्जा करना नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूँ सर एक बात बताएं कि आप मुझे 2 लाख रुपए एग्रीमेंट साइन कर देंगे, एग्रीमेंट जो है हमारा 2 लाख रुपए रेंट का साइन करेंगे। तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है हम 2 लाख रुपए जो है ना साइन कर देंगे। तो समझ लें कि वो आदमी सही है। अगर वो आदमी 2 लाख रुपए एग्रीमेंट अगर साइन नहीं करता है और लाख रुपए उसका रेंट है, तो आप इसका मतलब ये है कि उसके दिल में बेईमानी है। 2-4 मरतबा मैंने ऐसा लोगों के साथ किया कि मैंने उनसे चेक करने के लिए कि सर देखें हमारी प्रॉपर्टी तो खैर लाख रुपए किराए की है, मगर हम आपसे 2 लाख रुपए का एग्रीमेंट साइन करेंगे और हम आपसे 2 लाख रुपए लेंगे और वो थ्रू चेक लेंगे, अकाउंट में भी जाएंगे, उसका हम टैक्स भी पे करेंगे। तो उन्होंने कहा फिर हमारा तो 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो हमने कहा 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट ज़रूर साइन हुआ है, मगर हम आपको 1 लाख रुपए वापस कर देंगे। तो उन्होंने कहा इसकी वजह क्या है, आप क्यों हमसे 2 लाख रुपए का एग्रीमेंट साइन करा रहे हैं। तो फिर वो मैं उनको समझाता हूँ कि देखें अगर आप बेईमान नहीं है, आप सही हैं, तो फिर आप जो है ना वो 2 लाख रुपए का एग्रीमेंट साइन करें, हमें 1 लाख रुपए जी। दीजिएगा और 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट साइन होने के बाद हम आपको 1 लाख रुपए वापस दे देंगे। तो वो बोलते हैं इसकी वजह बता दें कि आप 2 लाख रुपए का एग्रीमेंट हमसे साइन क्यों करवा रहे हैं। फिर मैं उनको समझाता हूँ देखें सर अगर हमारी अपनी सेफ्टी है, हमारी 3-4 करोड़ रुपए की मतलब प्रॉपर्टी है। अगर मैं रेंट पे ऑन एयर थोड़ा सा अगर चेंज करूं, तो अगर मैं आपके पास आऊं तो आपने यही वाली करनी देखें है, ये ये वाली चीज करनी है। डिपेंड करता है कि मैं हाँ अगर आपसे मुतमईन हूँ, मैं आपको जानता हूँ, हाँ आपका बैकग्राउंड जानता हूँ कि हाँ। आप जो है ना कब्जा ग्रुप से आपका ताल्लुक नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, तो बहुत बड़े कब्जा ग्रुप है, हमने पूरे कराची पे कब्जा किया हुआ है। आप हर जगह देखे अल्हम्दुलिल्लाह, हम ही हमें नहीं नहीं है, कब्जा ग्रुप। मैं ये तो बड़ी बात अच्छी चीज इन्होंने कही है कि सबसे जो पहली चीज है कि आप अगर किसी को
कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो सबसे पहले आया ये देखें उसका बैकग्राउंड क्या है, फिर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फिर उसके साथ आया इनकी एक्टिविटीज़ क्या है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के आप तब प्रॉपर्टी जो भी है वो दें, क्योंकि बाद में आपको बहुत सारी मुश्किलात आती हैं जो उस टाइम आप समझ नहीं पाते। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें हैं। बहरहाल इस पे तो हम लोग बात साथ साथ कर ही रहे हैं। एजुकेशन पे भी हमने बात आज जो स्टार्ट की। अच्छा, ये मुझे बताएगा, पाकिस्तान में एक टाइम आपने भी अपनी जो है निकले होंगे, कौन से, अच्छा स्टार्ट किस स्कूल से लिया? कोई गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, किस नहीं, स्कूल? हमने प्राइमरी स्कूल जो है ना दायरे गवर्नमेंट स्कूल थे, वहाँ से तालीम अच्छा हासिल की। फिर सेकेंडरी स्कूल भी गवर्नमेंट का स्कूल था, वहाँ से हासिल की। फिर कॉलेज भी हमने पढ़ा तो ये मतलब गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज था, अच्छा तो वहाँ से हमने बाकी एजुकेशन हासिल की। उसके बाद फिर मैंने पेट्रोमैन एक इदारा होता है, वहाँ से इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा कोर्स किया था मैंने। फिर उसके बाद मैं पेट्रोलियम फील्ड में चला गया, मुख्तलिफ जगहों पे मैंने नौकरी की। मैंने कहा ना कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, हर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल होती है, मगर वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीज़ों ने इतना कुंदन बना दिया, सिखा दिया कि अब वो हम बहुत अपना कदम जो उठाते हैं ना, फूक फूक के कदम रखते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं यार हमारे प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, उसको खाली करा दो। अच्छा एक साहब तो उनकी उम्र 80 साल थी, 60 साल की उम्र में उन्होंने मकान किराए पे दिया था। अच्छा अब वो जिनको दिया था उन्होंने वहाँ शादी की, उनके बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े होके भी वो भी 20-20 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे हो गए। अब वो बच्चे कहने लगे ये तो हमारा घर है। ठीक, अब प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, मगर किराया बहुत ही कम था। कम वो था। उसको तो वो तकलीफ हो रही थी, उसी टाइम के हिसाब से दे वो रहे भी थे। उसको तकलीफ हो रही थी कि भाई ये इसको खाली करके हम कहाँ जाएं, और बच्चों को तो आदत पड़ गई बड़े घर की। फिर वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट में केस चलता रहा, उनकी उम्र हो गई 80 साल। तो मुझे कहने लगे कि सर ये घर जो है ना मेरा, आप सेल कर दें। मैंने कहा सर क्या मांग रहे हैं? उन्होंने एक कीमत बताई, तो मैंने कहा सर मुनासिब कीमत है। तो उसके बाद मैंने कहा चलें ठीक है सर, मुझे घर दिखा दें, मैं इंशाल्लाह मेरे पास क्लाइंट है, मैं सौदा करवा देता हूँ। तो जब वहाँ पर कहने लगे नहीं बेटा मैं आपको ओरिजिनल फाइल दिखा देता हूँ, मैं घर पे नहीं लेके जा सकता। मैंने कहा सर बगैर देखे हुए कौन सौदा करेगा? कहने लगे नहीं हम दिखा नहीं सकते, हमारी मजबूरी है क्योंकि हमने घर किराए पे दिया है। तो मैंने कहा किराए पे उससे बात कर लें, किराए पे खाली करते का हमें दे दें। उन्होंने कहा नहीं 20 साल से किराए पे दिया हुआ है, अब किराया इतना हो गया, वो वही पुराना वाला किराया दे रहे हैं, और अब उन्होंने कोर्ट में किराया जमा कराना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा फिर क्या किया? बोले बेटा मेरी उम्र हो गई 80 साल, पता नहीं मैं कब दुनिया से चले जाऊँ, मैं चाहता हूँ यार ये प्रॉपर्टी मैं सेल कर दूँ और उसके बाद मैं ये पैसे बच्चों में बांट दूँ। अब वो इतनी मुश्किल हालात में, हालांकि ज़िंदगी भर की कमाई थी उनकी, वो बड़ी प्रॉपर्टी उनकी, और उसके बाद इतनी परेशानी में उनकी सेहत भी इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो इसके ऊपर मरीज जो ना कहीं भाग दौड़ करते। फिर वो मुझे कहने लगे ऐसा करो बेटा आप मुझसे आधी कीमत में ले लो। मैंने कहा सर आधी कीमत में भी मैं कैसे ले लूँ? नहीं ले सकते ना। मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरे वो आधे पैसे भी तो पैसे हैं ना, वो पैसे भी चले जाएंगे। जिस पोजीशन पे आप खड़े कल मैं खड़ा हो जाऊंगा उस पोजीशन पे। तो अब ये कि इसका कोई और रास्ता, तो मैं बताने का मकसद ये कि लोग ऐसे स्टेज पे आके खड़े हो जाते हैं। वक्ती तौर पे तो आपको 10 लाख की जरूरत है, आपने किराए पे दे दिया अपनी प्रॉपर्टी 3 करोड़ की, 10 लाख रुपए आपको मिल गए, 20 लाख रुपए मिल गए, आपने अपना गुजारा कर लिया, मगर एंड ऑफ द डे फिर आप फंस चुके होते हैं। जी आपने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 10-20 लाख रुपए के लिए फंसा दी। तो ये कौन सा काम कर रहे हैं? ये एजुकेशन, ये बहुत बड़ी एजुकेशन है कि हमें अपनी प्रॉपर्टी की भी हिफाजत करनी है, अपनी जान माल की भी हिफाजत करनी है। हमें अपने बच्चों को शुरू से बचपन से ये तरबियत करनी है कि भाई हमें आगे दुनिया में आपको जो जो चीज़ों को फेस करना है वो आप किस तरीके से फेस करेंगे। जब तक आप अपने हाथ से कोई काम नहीं करेंगे तो आप किस तरीके से आप बिल्कुल। लोग, आप अगर डिपेंड करेंगे ड्राइवर पे, डिपेंड करेंगे मासी पे, डिपेंड करेंगे अपने नौकर चाकर के ऊपर, तो वो कल फिर आप वो कुछ बड़ा काम कर नहीं सकते, फैसला कर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर अच्छा सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि अगर रेंट पे आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो कितने टाइम के बाद आपका कितने % रेंट बढ़ जाता है? थोड़ा सा इस पे अगर हमारे देखने वालों को बता सके, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, बड़ी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि कुछ लोगों ने रेंट पे घर लिए तो कुछ महीने ही गुजरे तो मालिक मकान ने कहा कि इसका रेंट अब हम इतना बढ़ा रहे हैं, तो लोगों को इतनी समझ नहीं है और उसमें बड़े सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप अपने तजर्बे से, क्योंकि आप इसमें हैं भी बिजनेस में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखें इसका तरीका ये होता है कि हमारे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हम्म 11 महीने का हमारा रेंटल एग्रीमेंट बनता है। ठीक अब उसमें टर्म कंडीशन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होती है ठीक कि आप उसको 3 महीने का रेंट देते हैं या 6 महीने का रेंट देते हैं या 11 महीने का रेंट देते हैं। अमूमन जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो
11 महीने का एडवांस रेंट देती हैं और 2 से 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट देती हैं। मगर वहाँ खतरा इसलिए नहीं होता कि वो मल्टीनेशनल कंपनी है तो वो जी। कब्जा नहीं करती, तो हमें ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हम मल्टीनेशनल कंपनी को जी। ये प्रॉपर्टी दें। अगर फर्क करें कि हम किसी को मोहल्ले की सतह के ऊपर अगर हम किसी को देते भी हैं तो उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि 11 महीने का आपका एडवांस रेंट होता है, 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है और आफ्टर 11 मंथ आप उसमें 10% इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा 10%। एक स्टैंडर्ड है, मगर ये भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि आप अपने किसी अजीज वकारिब को दे रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी है, आप उससे थोड़ा सा आप उससे नरमी बरतते हुए आप 5% भी कर सकती हैं। ये अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और कुछ लोग वैसे शायद करते भी नहीं है, ऐसा भी है। कुछ देखिए, मैंने कहा अब ना, नए दौर में तो करते हैं, पर पहले थोड़ा सा देखें वो एक डिपेंड होता करता है। था। जैसे मैं हाँ। देखता हूँ कि एक साहब है, उनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, वो घर का किराया बहुत मुश्किल से दे रहे हैं, तो अब हम उस पर कोशिश करते हैं कि उनका किराया ना बढ़ाएं, क्योंकि हाँ अगर उसकी इनकम बढ़ रही है तो हम उसे किराया भी लेंगे। मगर अगर कोई ज़बरदस्ती आपको अच्छा टेनेंट मिला हुआ है, टाइम पे किराया दे रहा है, आप उसको तंग ना करें। उसके पास नहीं है तो आप उसका किराया ना बढ़ाएं। आपकी प्रॉपर्टी सेफ है, सिक्योर है, तो आप उसका किराया ना बढ़ाएं। आपकी वो किराया बढ़ाने से ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंस ये है कि आप उसको वो रहने दें, उसका किराया चलते रहने दें। लोग समझते नहीं है, लोग जज्बाती हो जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं भाई हम ये अपार्टमेंट खाली कर दो, घर खाली कर दो, हम किसी और को देंगे। भूल जाते हैं वो कि 1 लाख रुपए किराए की प्रॉपर्टी जो आपने दी है और इतना अच्छा टेनेंट मिलना कोई इतना आसान नहीं है। अब आपने खाली करवा लिया, खाली करने के बाद वो तो चला गया जहाँ उसको जाना था, आपका घर 2 4 6 महीने खाली हो गया, तो 6 लाख का तो आपका ये नुकसान हो गया। आपको 10% जो बढ़ना था, 10% के चक्कर में आपने 6 लाख रुपए का नुकसान कर लिया। और फिर जब नया कोई टेनेंट मिलता है तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो अच्छा टेनेंट होगा, खाली करके जाएगा, जी। क्योंकि 2 4 मरतबा ये प्रैक्टिस करने के बाद कोई एक आध टेनेंट आपको गलत भी मिल सकता है। मिल सकता है, एग्जैक्टली तो ऐसा है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, अगर अच्छा टेनेंट है तो उसके साथ रियायत बरतनी चाहिए, और उसको जितना आप रियायत करेंगे तो उसको भी फायदा है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर है। सिक्योर है। तो अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो मुझे ये बताएं कि प्रॉपर्टी के रेट क्या उसी महंगाई के जिस तरह से रेट्स हर एक चीज पे बढ़ रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी के रेट इसी तरह से बढ़ रहे हैं, या प्रॉपर्टी के रेट कम हुए, या प्रॉपर्टी के काम को अभी इतना वो जो है वो प्रॉपर्टी के रेट जो हैं अब वो उस लेवल के नहीं रहे, या बिजनेस अब उस लेवल का नहीं रहा? देखें, यहाँ पर जो रियल एस्टेट में लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को खुद आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाते भी हैं। जैसे हमारे कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर कुछ नई सोसाइटीज जो लॉन्च होती हैं, तो उसमें उसमें जो है वो नई सोसाइटीज के अंदर जो है ना फाइलें बिकती हैं, वो खुद ब खुद रेट बढ़ा देते हैं। जब उनका दिल चाहता है रेट बढ़ा देते हैं, जब उनका दिल चाहता है रेट को कम कर देते हैं। तो उस तरीके से ये तयन करना कि भाई प्रॉपर्टी के रेट ऊपर जा रहे हैं, हालांकि इसका तरीका ये होना चाहिए कि इसको ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए। साल में 5% बढ़ गई, 10% बढ़ गई, ठीक है, और आपका 2 साल में 10-20% बढ़ गई, चले समझ में आती है। मगर यहाँ ये हो रहा है कि आपके हर साल में जो है ना कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं, उसको ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी जो है एक एक साल के अंदर डबल हो जाती है। तो ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो जो एक जिस स्पीड से प्रॉपर्टी ऊपर जाती है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल तरीके से गई हुई होती है, वही प्रॉपर्टी उसी तरीके से फिर वापस रिवर्स भी लगता है उसका, फिर वहीं पे आ जाते हैं। तो जो बीच में जो लोग इसको चला रहे होते हैं मार्केट को, वो पैसे कमा लेते हैं। अच्छा। और आखिर में फंस हो जाता है जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है। इन्वेस्टमेंट की हुई होती है। तो अच्छा। वो अब इसमें मैंने कहा कि बहुत बड़ी एजुकेशन है इसमें, जी बिल्कुल। गवर्नमेंट सतह पे लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसे इदारे बनाए पाकिस्तान में कि हमें हमारी जो यंग जनरेशन है उसको एजुकेट करें। अगर हम इस फील्ड में आ रहे हैं तो भी कोई इदारा है, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आएँ, कोर्सेज कर आएँ। और ख़ास तौर पे रियल इस्टेट की जो बिज़नेस है उसकी, जैसे आपने बात की थी कि उसमें हमें कोर्सेज करने चाहिए, अवेयरनेस मिले। अब यहाँ पर किसी ने मैट्रिक भी नहीं किया या उसने 2 4 जमातें पढ़ी हुई हैं, दुकान खोल ली, अब वो अपनी बिरादरी बेसिस के ऊपर वो काम करते करते वो फिर पता चला डिफेंस में भी आके बैठ गया, कराची के और दूसरे शहरों में आके बैठ गया। वो उसका अंदाज वही होगा काम करने का जो अपने इलाके में करता रहा है वो। तो उस तरीके से जो है ना फिर कुछ लोग उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, वो फंस जाते हैं, फिर जी जी बिल्कुल वो ऐसा अपनी है, प्रॉपर्टी ऐसा से है। भी हाथ धो बैठते हैं। जी। तो ये सब चीज़ों की भी ज़रूरत है कि हमको अपने घरेलू सतह से जो है
एजुकेशन की ज़रूरत है। हम एजुकेट होंगे तो अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं। पता चला ज़िंदगी भर हमने एक पैसा कमा कमा के एक घर बनाया, आखिर में रेंट पे दे दिया, वो कब्जा हो गया, आपको आधी कीमत में बेचना पड़ गया या खाली नहीं हो रहा। आप उसी चक्कर के अंदर कुछ लोग माँ बाप जो है ना उसी गम में चले गए कि घर खाली नहीं हो रहा। तो ये जब तक एजुकेशन नहीं होगी ये प्रॉब्लम रहेंगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पर हमारे जो सेगमेंट का टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ों पे हमारी बात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। बहुत शुक्रिया यानी, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, थैंक जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कहीं ना जाएं, लेते एक छोटी सी ब्रेक। 11 बजे तक मैं आपके साथ हूँ लाइव।